हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यूट्रिक्स चैनल। आज हम इनऑर्गेनिक से टॉपिक थर्मोस्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि थर्मोस्टेबिलिटी को हम कहते हैं स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। किसी भी कंपाउंड को अगर कितना हीट दे और वो डिकम्पोज हो जाए, उसी को हम थर्मोस्टेबिलिटी कहते हैं। कोई भी कंपाउंड ज़्यादा हीट पे डिकम्पोज हो रहा है तो वो थर्मोस्टेबल ज़्यादा है, और कम हीट पे डिकम्पोज हो रहा है तो वो थर्मोस्टेबल कम है। दोस्तों, एक टॉपिक आता है कि क्या हम आइस को जब मेल्ट करते हैं तो क्या वो डिकम्पोजिशन है या नहीं है। तो वो डिकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि आइस एक फॉर्म वाटर का होता है और जब मेल्ट कर जाता है तो भी वाटर ही होता है, तो वो डिकम्पोजिशन हुआ नहीं। डिकम्पोजिशन रियली होता है दोस्तों कि जब हम किसी चीज़ को डिकम्पोज करें तो वो जिस भी बेसिक स्मॉल यूनिट से बना है उसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं थर्मोस्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। और ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, मेल्टिंग इज नॉट डिकम्पोजिशन। ठीक है दोस्तों हम थर्मोस्टेबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड्स के। कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जैसे HF, HCl, HBr एंड HI। तो देखिए, थर्मोस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जैसे फ्लोरीन का साइज कम, क्लोरीन का उससे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, तो हम हीट देंगे तो जो भी बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो थर्मोस्टेबल क्या होगा, कम होगा, और जो भी बॉन्ड लेट टूटेगा वो थर्मोस्टेबल ज़्यादा होगा। जैसे कि HF का साइज छोटा है तो वो लेट टूटेगा, एंड HI साइज बड़ा है तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो थर्मोस्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब बात करते हैं दोस्तों आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनो एटॉमिक कैटायंस एंड एनायंस एंड पॉली एटॉमिक कैटायंस एंड एनायंस। मोनो एटॉमिक कैटायंस एंड एनायंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिखते हैं थर्मोस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। दोस्तों, लैटिस एनर्जी क्या हुआ दोस्तों कि किसी भी उस लैटिस में किसी भी एक कंपाउंड में वो कितना कॉम्पैक्टली क्लोज्ड है। जैसे यहाँ पे मोनोटॉमिक कैटायंस एंड एनायंस है, अगर साइज बड़ा होगा तो वो कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। तो दोस्तों देखिए, साइज ज़्यादा तो थर्मोस्टेबिलिटी कम, और चार्ज ज़्यादा तो थर्मोस्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक कैटायंस एंड एनायन में। थर्मोस्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ पावर ऑफ कैटायन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन से क्या रिलेशन है। हम इसको समझाते हैं कि कैसे थर्मोस्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। दोस्तों, थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीसीज आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करके बताएंगे कि कैसे पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई मेटल है, इससे चार्ज M+ है, और हम मान लेते हैं इधर पे स्टेट्स ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे O। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस करते हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दोस्तों, अगर ये पोलराइजेशन हो रहा है तो स्मॉलर द कैटायन लार्जर विद द लाइन हायर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन मोर होगा। यहाँ पे जब मोर होगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीजेस। इस इलेक्ट्रॉन में, इस मतलब एनायन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होगा। जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा दोस्तों, तो कोई ना कोई एक, मान लीजिए इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। जैसे भी हम हीट देते हैं और हीट देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा आसानी से। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसका थर्मोस्टेबिलिटी कम होगा। आपको समझ में आया दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद इन एनायन डिक्रीजेज, बॉन्ड ऑर्डर विद एनायन डिक्रीजेज, व्हेन हीट देन वीकेस्ट पार्ट ब्रेक्स, देन थर्मोस्टेबिलिटी डिक्रीजेज। कहने का मतलब ये सिंपली दोस्तों, मेटल्स और यहाँ पे स्टेट्स हम एग्जांपल एक ले लिए हैं, और यहाँ पे जो भी ये पोलराइज अगर होता है और यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ का डिक्रीज हो जाता है तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया है। तो इसीलिए पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मोस्टेबिलिटी। दोस्तों, आप समझ में आ ही गया होगा। अब हम आपको सीधे एग्जांपल्स पे ले चलेंगे और मोर देन 20 एग्जांपल्स करेंगे। देखिए दोस्तों, HF, HCl, HBr, HI थर्मोस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो HF सबसे ज़्यादा, HCl, HBr, HI। NH3, PS3, SH3 एंड SbS3 में आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो इसका थर्मोस्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। CH4, SiH4, GH4, SnH4 हाइड्राइड के बारे में हो गया। N2O2, F2 में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ये सिंगल बॉन्ड। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे CO2 एंड SiO2 के बारे में। CO2 में दो सिंगल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और SiO2 में दोस्तों लगता क्या है कि दो पाई बॉन्ड होंगे, 2 ऑक्सीजन से एक सिंगल एक पाई होंगे। लेकिन SiO2 सिलिकेट्स एग्जिस्ट कैसे करता है SiO4- में। तो दोस्तों, बात ये हो जाता है कि इसमें रियली में 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं
तो 4 सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन 2 सिग्मा बॉन्ड, दैट्स वाई SiO2 इज मोर स्टेबल देन CO2। दोस्तों आप यहाँ पे बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में सोच रहे होंगे कि बेंजीन में ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से पार्शियल कैरेक्टर्स है, तो ये आसानी से ब्रेक कर जाएगा और ये नहीं। और इसको आप डायरेक्टली मेमोराइज कर लीजिए, ये मोर इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हो कंजुगेशन हो रहा है और यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो रहा, जो कंजुगेशन में होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है। दोस्तों इसको एकदम फुल्ली मेमोराइज कर लीजिएगा। फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस व्हाइट, रेड एंड ब्लैक में व्हाइट जो फास्फोरस होता है इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबल लिस्ट होगा, और लिस्ट स्टेबल होगा जैसे भी हम हीट देंगे तो अपने आप अपने कंपोजिशन में ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब सारे जितने एग्जाम्पल थे थर्मोस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी पे। अब हम बात करते हैं आयनिक में आते हैं। तो मोनोटॉमिक आयनिक में LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। अब ये देखिए LiCl, NaCl, KCl, RbCl में थर्मोस्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी देखिए किसका ज़्यादा है, LiCl का ज़्यादा होगा, तो LiCl सबसे ज़्यादा, NaCl, KCl, ठीक है। और दोस्तों बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड में भी थर्मोस्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ऐसे हाइड्राइड में भी और ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। दोस्तों इसमें क्या है कि ये साइज बड़ा है और ये साइज छोटा है, लेकिन क्या होता है पोलराइजेशन का होता है, स्मॉलर द कैटायन लार्जर विद द एनायन हायर विल बी द पोलराइजेशन कैरेक्टर, स्मॉलर द कैटायन लार्जर विल बी द एनायन हायर विल बी द पोलराइजेशन कैरेक्टर। तो क्या होता है टॉप टू बॉटम जाते जाते हैं एनायन की साइज देखिए स्मॉलर द कैटायन, ठीक है दोस्तों, होता जाता है तो पोलराइजिंग पावर ये हो जाता है। तो देखिए पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो थर्मोस्टेबिलिटी BaCO3 का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 एंड CSNO3। ठीक उसी तरीके से लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं परऑक्साइड के बारे में, Li2O2, Na2O2, K2O2, Rb2O2 एंड CS2O2। लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू 1/5, मतलब पोलराइजेशन पावर। दोस्तों इसमें एक खास बात आपने नोटिस नहीं किया होगा, जब हम परऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो लैटिस एनर्जी पोलराइजेशन से देखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आपका ऑक्साइड के बारे में तो हम इसको किससे करते हैं, लैटिस एनर्जी से। ठीक है, इसको अब मेमोराइज करने की बात है दोस्तों कि जब हम ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो लैटिस एनर्जी से, और जब हम परऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो पोलराइजेशन पावर से। LiO2, Na2O2, KO2, RbO2, CSO2 पोलराइजेशन पावर से देख लेंगे। BO2, MgO2, CO2, SrO2, BO2 लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5। तो बेरियम ऑक्साइड का आप देख रहे होंगे, बेरियम ऑक्साइड का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है तो इसका थर्मोस्टेबिलिटी कम होगा। दोस्तों Li2CO3, BoCO3, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें ज़्यादा स्टेबल है, BoCO3 लीस्ट स्टेबल है। जैसे ये हल्का सा भी हीट होता है अब थर्मली लीस्ट स्टेबल, मतलब हल्के से ही टेम्परेचर में बेरियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपको कैसा लगा दोस्तों आप बताइएगा। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स सबके बारे में। आपको आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।